सेकंड वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप लोग एक फ्रेम में से दूसरे फ्रेम पे वैल्यूज़ को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे मोस्टली जो यूज़ मेथड है इसमें वो स्टैटिक वेरिएबल का मेथड है कि आप स्टैटिक वेरिएबल के का एक तरीका है जिससे वैल्यूज़ को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है और मेथड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एक मेथड के ज़रिए हम एक फ्रेम से दूसरे मेथड पे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकें। ना सबसे पहले मैं पहला तरीका जो है वो स्टैटिक वेरिएबल का ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप स्टैटिक वेरिएबल से एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे वैल्यूज़ को किस तरह स्विच कर सकते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। और डेस्कटॉप पे मैंने जो फोल्डर लास्ट लेक्चर में भी डिफ़ाइन किया था जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स, इसमें सेकंड लेक्चर या सेकंड मैं जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक ट्रांसफ़र वैल्यू 3 मेथड्स। और यहाँ पे मैंने इसे और बल्कि मैं इसमें भी एक और फोल्डर डिफ़ाइन कर देता हूँ, स्टैटिक बाय यूजिंग स्टैटिक। ओके, मैंने बाय यूजिंग स्टैटिक के नाम से एक और इसमें सब फोल्डर डिफ़ाइन किया है और मैं यहाँ पे स्टार्ट की क्लास डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ओके ना, स्टार्ट की क्लास के बाद यहाँ मैंने न्यू पे आके न्यू पे होल्ड किया और जे फ्रेम फॉर्म, और इस फॉर्म पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया फर्स्ट फ्रेम। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो इस फ्रेम के लिए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम यूज़ किया कि मे बी कोई एरर। और इस फर्स्ट फ्रेम पे आके जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने एक लेबल को यूज़ किया था, तो यहाँ भी मैं एक लेबल को यूज़ कर रहा हूँ और लेबल के बाद एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेबल पे राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट, एंटर योर नेम, और उसके बाद इस पोर्शन पे एडिट टेक्स्ट में आपने राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, और टेक्स्ट को रिमूव कर दिया ताकि जब इसे आप रन करोगे तो कोई भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले ना हो। और लास्ट टाइम ही जैसे मैंने आपको डिफ़ाइन किया था, जब आपको टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यूज़ को पिक करना है तो आप इसे एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड करेंगे, तो txt नेम आपने एक वेरिएबल नेम से प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट वन, आपने एक बटन को यहाँ से पिक किया और बटन को आपने ड्रॉप कर दिया और बटन पे आपने टेक्स्ट सेव कर दिया, स्विच शो, और आपने लिख दिया जैसे सपोज शो सेकंड फ्रेम। जैसे सपोज आपने बटन पे टेक्स्ट डिफ़ाइन कर दिया शो सेकंड फ्रेम, और बटन पे आपने चेंज वेरिएबल नेम डिफ़ाइन कर दिया btn शो फ्रेम। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बटन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही नाम आपने यूज़ करना है। बेहतर ये होता है कि आप वही नाम यूज़ करो ताकि आपको याद रहे, लेकिन आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। जस्ट एक नाम है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। अब बटन पे क्लिक करने के बाद आपने एक नया फ्रेम ओपन करना है। नया फ्रेम ओपन करने के लिए आपने एक और फ्रेम यहाँ पे डिफ़ाइन किया, न्यू। बेसिकली अपने पैकेज पे आपको क्लिक करना है, न्यू जे फ्रेम फॉर्म, और यहाँ इसका नाम आपने रख दिया सेकंड, फिनिश। तो आपके पास एक और सेम फॉर्म बन चुका है, फर्स्ट फ्रेम और एक सेकंड के नाम से आपके पास यहाँ पे एक और फ्रेम बन चुका है। इस फ्रेम पे आपने एक लेबल को पिक किया और एक लेबल को आपने ड्रॉप कर दिया। इस फ्रेम पे सिर्फ आपने लेबल को पिक किया और लेबल को ड्रॉप कर दिया। हमें वर्किंग क्या करनी है, वर्किंग हमें ये करनी है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से टेक्स्ट जो हो पिक हो और नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जो लेबल यहाँ पे डिफ़ाइन किया, इस लेबल के ऊपर वो नाम शो हो जाए जो इस टेक्स्ट फील्ड में हमने डिफ़ाइन किया होगा। यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले आप इस सोर्स कोड पे जाओगे और सोर्स कोड पे जाने के बाद ये कंप्लीट आपने जो फर्स्ट फ्रेम क्रिएट किया था, फर्स्ट फ्रेम के नाम से वो यहाँ पे डिफ़ाइंड है। यहाँ पे इसे आपने चेंज कर दिया। अगर आप चेंज करना चाहो तो इसे आप चेंज कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने डिफ़ाइन किया है कि इसे आप किस तरह से चेंज करोगे, यानी इसे आप किस तरह ऊपर एज ए इम्पोर्ट वाले पोर्शन में भी डिफ़ाइन कर सकते हो, यानी यहाँ पे भी, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था।
क्योंकि हम फर्स्ट मेथड स्टैटिक मतलब स्टैटिक तरीके से आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को किस तरह से आप यूटिलाइज़ करोगे। तो स्टैटिक वेरिएबल आपने डिफ़ाइन किया स्टैटिक स्ट्रिंग नेम। स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा क्लास लेवल के ऊपर बनते हैं, किसी मेथड के अंदर आप कभी भी स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते, आप हमेशा क्लास लेवल के ऊपर स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हो, इसलिए आपने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया। स्टैटिक वेरिएबल बनाने का रीज़न ये होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को आप कहीं भी कॉल कर सकते हो विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इस वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कर सकते हो किसी भी क्लास में, किसी फ्रेम में। ऑब्वियसली फ्रेम भी क्या है, एक क्लास है, तो आप उस फ्रेम में इसे यूज़ कर सकते हो। नाउ बटन की क्लिक के ऊपर हमें वैल्यू को फैच करवाना है। इस टेक्स्ट फील्ड को हमने यहाँ पे नाम दिया है txt नेम का। बटन पे डबल क्लिक किया आपने और आप बटन के बैक एंड कोडिंग पे स्विच कर जाओगे। ये बटन की बैक एंड कोडिंग है, शो फ्रेम btn शो फ्रेम, जो आपने बटन को नाम डिफाइन किया था, और टॉप पे ये फर्स्ट फ्रेम आपकी क्लास डिफाइंड है। बटन पे आने के बाद, बटन की क्लिक पे आने के बाद, जिस तरह लास्ट टाइम आपने डिफाइन किया था स्ट्रिंग नेम, यानी वेरिएबल भी आपने कहाँ क्रिएट किया था, बटन के अंदर ही क्रिएट किया था। लेकिन अब आपने जो एक्सटर्नल वेरिएबल या फिर एक स्टैटिक वेरिएबल जो यूज़ किया हुआ है वो आपने इस्तेमाल किया नेम इज़ इक्वल टू txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट। बेसिकली अब इस पोर्शन पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आपने बटन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट फील्ड में से डेटा या टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट गेट होगा और इस नेम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये नेम वेरिएबल कहाँ पे डिफाइंड है, अगेन ये वेरिएबल यहाँ पे स्टैटिक लेवल के ऊपर डिफाइंड है। ओके, ये आपने काम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ओके, ये वर्क आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वर्किंग आपने क्या परफॉर्म करनी है, नेक्स्ट वर्किंग आपने परफॉर्म करनी है कि इस सेकंड फ्रेम को आपने डिस्प्ले करवाना है। तो जब भी आपको फ्रेम को डिस्प्ले करना हो तो आपने हमेशा उस फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या उस फ्रेम का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो सेकंड s इज इक्वल टू न्यू सेकंड, ओके, और एक फंक्शन कॉल करना है इसके ऑब्जेक्ट से s डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके, आपने फंक्शन कॉल करना है s डॉट सेट विजिबल ट्रू, ताकि वो जो फॉर्म है या वो जो फ्रेम है वो डिस्प्ले हो जाए। ओके, ये आपने कॉल किया है यहाँ पे। जस्ट मैं भी यहाँ पे सिर्फ इतने ही पोर्शन को रन करने जा रहा हूँ। तो आपके पास ये फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। आपने इसमें नाम एंटर किया है सपोज 7 और शो सेकंड फ्रेम पे आपने क्लिक किया तो इस सेकंड फ्रेम आपके पास डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे। अभी हमने क्योंकि नेम को स्विच नहीं करवाया, नेम को ट्रांसफ़र नहीं किया, जैसे हमने ये चेक करना था कि न्यू फ्रेम ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब आपने बटन पे क्लिक किया तो ये न्यू फ्रेम डिस्प्ले हो चुका है। अब बेसिकली काम ये क्या करना है कि वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है। तो जब भी आप बटन पे क्लिक कर रहे हो वैल्यू सेव हो रही है वेरिएबल के अंदर और साथ साथ सेकंड फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। सेकंड फॉर्म डिस्प्ले होने में अब यहाँ पे क्या कोड रन हो रहा है, कोड रन ये हो रहा है कि आपके पास सेकंड फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सेकंड फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, सबसे पहले मैंने इस पहली वीडियो में डिफ़ाइन किया था कि जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट फील्ड में से या किसी भी कंट्रोल में से वैल्यू फैच करवानी हो तब आप उसे नाम डिफ़ाइन करोगे। बटन को भी नाम कब डिफ़ाइन किया जाएगा ये मैंने लास्ट वीडियो में डिफ़ाइन किया था। साथ साथ जब आपने किसी कंट्रोल के ऊपर वैल्यू भेजनी है तब उसे आप नाम डिफ़ाइन करोगे। तो सेकंड फ्रेम के अंदर जो ये लेबल है इसमें मुझे वैल्यू भेजनी है या इसमें वैल्यू को सेट करवाना है बेसिकली। तो आपने राइट क्लिक किया इस पर, चेंज वेरिएबल नेम, और उसे एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दिया। जस्ट सपोज आपने यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया लेबल नेम। आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दिया लेबल नेम। अगेन नाम क्यों दिया इसे, ताकि आप इसमें वैल्यू एक सेट करवा सको, ताकि इसमें एक वैल्यू आप भेज सको। ओके, अब अगेन दोबारा चलते हैं इस पर फर्स्ट फ्रेम पे सोर्स कोड पे। जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सेकंड फ्रेम के कंस्ट्रक्टर पे स्विच करते हैं। सेकंड क्लास इससे कंस्ट्रक्टर पे, सेकंड क्लास इससे कंस्ट्रक्टर, यानी ये कंस्ट्रक्टर जो है ना ये कॉल हो रहा है। जब आप यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहे हो, जब आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टर पे आके आपने डिफ़ाइन किया लेबल नेम। लेबल नेम क्या है, ये लेबल जो आपने इस क्लास में डिफ़ाइन किया भाई, ये लेबल जो आपने बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर में आके आपने लिखा लेबल नेम डॉट
सेट टैग्स, इसके ऊपर टैग सेट कर दो। क्या टैग सेट करो इसके ऊपर वो टैग सेट करना है जो लास्ट क्लास के टैक्स फील्ड के अंदर लिखा हुआ था। लास्ट क्लास के टैक्स फील्ड के अंदर जो टैग्स लिखा हुआ था। अब ऑलरेडी आप बटन पे क्लिक करने के बाद नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को फैच करवा चुके हो। इस नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपको वहाँ पे भेजनी है, सेट करवानी है। तो नेम वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से भेजा जाएगा? वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है? ये स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा क्लास के नाम के साथ कॉल किया जाता है। तो आपने सबसे पहले लिखा फर्स्ट फ्रेम, क्लास का नाम लिखा डॉट नेम। ओके, तो आपने ये डिफाइन कर दिया। लेबल नेम के ऊपर एक टेक्स्ट को सेट करो। वो टेक्स्ट कहाँ से फैच हो रहा है? फर्स्ट नेम एक क्लास के इस वेरिएबल में से फैच हो रहा है, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही फॉर्म डिस्प्ले होगा, फ़ौरन ही वो नेम जो है वो सेट हो चुका होगा। अगेन इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे सपोज नाम लिखा दानिश, शो किया, तो यहाँ पे दानिश नेक्स्ट फ्रेम भी आपको फ़ौरन लिखा हुआ रहा है कि जैसे बटन पे क्लिक कर रहे हो आप, सेकंड फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने फर्स्ट मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया कि आप एक स्टैटिक वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह वैल्यूज़ को स्विच करवा सकते हो। नाउ सेकंड मेथड, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप वैल्यूज़ को किस तरह से स्विच करवाओगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किया है वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल नहीं है और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना है तो फिर हम वैल्यूज़ को किस तरह से स्विच करवा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये मैंने बाय यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे इसी में ही एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और इसका मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नाम बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, क्लास का नाम ये मैंने डिफाइन कर दिया बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एक और ये क्लास बन चुकी है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर के नाम से, ये क्लास है। और इस क्लास में सबसे पहले दोबारा हम लोग दो फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। ये प्रोजेक्ट ठीक है। यहाँ पे दोबारा अपने पैकेज पे क्लिक किया, राइट क्लिक न्यू जे फ्रेम फॉर्म, और यहाँ पे आपने एक और फ्रेम को क्रिएट करना है, यानी एक न्यू फ्रेम को आपने क्रिएट करना है। अगेन आपने नाम दे दिया इसे फर्स्ट फ्रेम का। ये नाम आपने फर्स्ट फ्रेम डिफाइन कर दिया इस पर, और जिस तरह लास्ट टाइम आपने लेबल और टेक्स्ट फील्ड्स को इस्तेमाल किया था, यहाँ भी आपने लेबल को पिक किया, एक टेक्स्ट फील्ड को आपने ड्रॉप किया। लेबल पे राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, इंटर योर नेम। टेक्स्ट फील्ड को आपने एडिट टेक्स्ट करके एम्प्टी कर दिया। जो भी हमने लास्ट दो लेक्चर्स में यही काम किया कि हमने टेक्स्ट फील्ड को इस तरह से हम एम्प्टी कर रहे हैं। और चेंज वेरिएबल नेम में आपने इसे नाम दे दिया txt नेम का। और एक और बटन आपने यहाँ पे ड्रॉप किया, एक बटन बल्कि आपने ड्रॉप किया यहाँ पे, एडिट टेक्स्ट, नाम दे दिया इसे आपने शो सेकेंड फ्रेम, और इस बटन को भी एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दिया btn शो फ्रेम। इसके बाद आपने एक और फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करना है, जिस तरह लास्ट टाइम आपने सेकंड फ्रेम क्रिएट किया था, सेकंड के नाम से आपने एक और फ्रेम यहाँ पे भी डिफाइन किया।
बेसिकली पैकेजेस आपके पास डिफरेंट है, ये एक अलग प्रोजेक्ट है और ये एक अलग प्रोजेक्ट है, तो इसलिए आप क्लासेस का नाम यहाँ पे सेम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पे आपने दोबारा एक लेबल को ड्रॉप किया, राइट क्लिक किया, इसको भी वेरिएबल नेम दिया लेबल रिजल्ट, और मेन फर्स्ट फ्रेम की क्लास में आके आपने सोर्स फाइल में जाके अब यहाँ पे आपने कोई काम नहीं करना। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था स्टैटिक, अब आपको इसमें यानी कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर का जो तरीका है, जिस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन में आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप बना सकते हो स्टैटिक वेरिएबल, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, बट नेसेसरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन में भी आप एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करो। तो आपने सबसे पहले बटन की क्लिक के पे काम करना है, बैकएंड पे गया बटन की क्लिक के ऊपर, btn शो फ्रेम और क्लास आपके पास वही फर्स्ट फ्रेम आपकी क्लास है। यहाँ पे आके आपने यूज़ किया एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने जो वेरिएबल यूज़ किया नेम का, ये वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉल करना है एक कंस्ट्रक्टर को, सेकंड क्लास है कंस्ट्रक्टर को, सेकंड एस इज़ इक्वल टू न्यू सेकंड, और इसके बाद आपने एस डॉट सेट विजिबल ट्रू कॉल कर दिया। ओके, यहाँ तक तो वही काम है ऑलमोस्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब चेंजेस कहाँ पे करनी है, यानी आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको काफ़ी डिटेल में अभी डिफाइन किया है कि कंस्ट्रक्टर आपका कॉल आउट हो रहा है, यानी ये कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल हो रहा है। अब आपने कंस्ट्रक्टर में आके चेंजेस क्या करनी है, यहाँ पे आपने डिफाइन किया स्ट्रिंग एन एक वेरिएबल। अब ये स्ट्रिंग एन क्या है, जब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर को रिसीव करेगा। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर को रिसीव करेगा। अब ये पैरामीटर कहाँ पास करना है, ये पैरामीटर यहाँ पे पास आउट करना है। फौरन अब एरर आना शुरू हो गया, यानी यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास करना है, तो पैरामीटर के तौर पे आपने नेम वेरिएबल को पास कर दिया। पैरामीटर के तौर पे आपने नेम वेरिएबल को पास आउट किया, तो ये नेम वेरिएबल यहाँ पे स्विच होगा, पास आउट होगा और सेकंड फ्रेम में आके यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब लेबल तक इसे किस तरह से आपने पहुँचाना है, तो लेबल के लिए लास्ट टाइम में जो हमने कोड यूज़ किया था, लेबल रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे वेरिएबल एन आपने पास आउट कर दिया, यानी जो वैल्यू एन रिसीव की जा रही है इसमें, एन वेरिएबल में क्या चीज़ सेव होगी, वो नेम सेव होगा, जो टेक्स्ट फील्ड में इंटर किया गया होगा वो आपने यहाँ पे पास आउट कर दिया। ओके, यहाँ से आपने इसे पास किया और सेकंड साइड पे आपने रिसीव करवा दिया। ओके, गेन नेटपिंग प्रॉब्लम कर रहा है मैं से अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बॉटम पे आके यहाँ पे आपके पास सोर्स कोड के अंदर इशू कर रहा है, सोर्स कोड के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इस कम्प्लीटली मेन के मेथड को, जो आपका कंप्लीट मेन मेथड है, आप जब कंस्ट्रक्टर मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हो तो इस मेन मेथड को, इस कंप्लीट मेन मेथड को आपने यहाँ पे कमेंट कर देना है। ओके, मेन मेथड को आपने कमेंट कर दिया, तो जो एरर आ रहा था आपके पास वो अब रिमूव हो चुका होगा। एरर आपके पास रिमूव हो चुका है, लेकिन रन करने के लिए मैं इसे दोबारा से रीओपन कर रहा हूँ कि नेटबीन कुछ इशू कर रहा है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे इन फ्यूचर, तो आपके पास पूरी की पूरी एप्लीकेशन में एक ही मेन मेथड होगा, तो आपने एक ही मेन मेथड बनाना होगा। बाकी सारे के सारे मेथड्स को आप या तो कमेंट कर दोगे जिस तरह मैंने अभी कमेंट किया है, या फिर आप सारे के सारे मेथड्स को रिमूव कर दोगे, यानी वो कोड आप रिमूव कर दोगे। ओके, तो आपके पास हमेशा पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक ही मेन मेथड हमेशा प्रेजेंट होगा। ओके, अगेन मैं यहाँ पे आके सोर्स कोड में आके इसे रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने नाम डिफाइन किया, जैसे सपोज फहद शो सेकंड फ्रेम, तो ये सेकंड फ्रेम पे आपके पास यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो चुका है। ओके,
सेकंड फ्रेम में आपके पास नाम डिस्प्ले हो चुका है। बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर को आपने रन किया है और ये सेकंड फ्रेम पे नाम स्विच हो चुका है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड से भी आप इसे स्विच करवा सकते हो, लेकिन मोस्ट यूजली जो प्रोसेस है वो स्टैटिक मेथड का प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टर से भी आप यूज़ कर सकते हो उसे। कंस्ट्रक्टर में क्या काम करना था, एक और स्पेसिफिक आपको कि मेन मेथड को आपने कमेंट करना है। मेन मेथड को कमेंट करने का रीज़न क्या था, मेन मेथड को कमेंट करने का रीज़न ये है कि अगेन यहाँ पे बॉटम पे आके ये आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होता है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट, एनोनिमस ऑब्जेक्ट मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम ना हो, तो ये आपके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ये कॉल कर रहा है, न्यू सेकंड डॉट सेट विजिबल ट्रू। और आपने ये कहाँ पे कॉल किया हुआ, ये आपने बटन ही क्लिक के ऊपर कॉल किया हुआ, तो 2 बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो इसलिए आपने इसे यहाँ पे कमेंट करना होगा। नाउ लास्ट मेथड जो मेथड का एक मेथड प्रोसेस ये है कि आप मेथड से किस तरह से ये सेम काम परफॉर्म कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर वाला प्रोसेस समझ में आ चुका है तो आपको मेथड भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। लास्ट बाय यूजिंग अ मेथड। कि मैं यहाँ पे एक बाय यूजिंग मेथड यहाँ पे आपने एक न्यू जे फ्रेम फॉर्म क्रिएट किया। जे फ्रेम फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे डिफ़ाइन किया फर्स्ट फ्रेम, यानी आपका फर्स्ट फ्रेम जो होगा, फर्स्ट फ्रेम डिफ़ाइन करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे एक लेबल को पेस्ट किया और एक टेक्स्ट फील्ड को प्लेस किया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी फास्ट वर्किंग कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। इंटर योर नेम, तो ये सारी वर्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मेथड वाले प्रोसेस पे आना है। तो मेथड पे आने से पहले बटन ही क्लिक के ऊपर आके, क्योंकि स्टैटिक प्रोसेस नहीं है तो इसलिए वेरिएबल में यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप स्टैटिक वेरिएबल से भी ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, इसके बाद आपने सेकंड को कॉल किया, सेकंड s इज़ इक्वल टू न्यू सेकंड और s डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके, यहाँ तक आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया कि आपने सेकंड क्लास को कॉल किया और सेकंड क्लास के फंक्शन को कॉल किया सेट विजिबल ट्रू को। अब यहाँ पे आके इस प्रोसेस पे आके सेकंड क्लास में यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आके आप एक मेथड बनाओगे यहाँ पे पब्लिक void show value in label। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है शो वैल्यू इन लेबल के नाम से। आप मेथड का कोई भी शॉर्ट नाम भी डिफाइन कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने जस्ट ये एक मेथड का नाम डिफाइन किया है।
और लेबल का नाम क्या है, लेबल रिजल्ट डॉट सेट टैक्स। और यहाँ पे आपने टैक्स वैल्यू को सेट करवाना है, इस पोर्शन पे आपने टैक्स वैल्यू को सेट करवाना है। तो आपने अब इस फंक्शन में मूव किया और फंक्शन में मूव करने के बाद आपने लिखा स्ट्रिंग एन, एक वैल्यू को रिसीव करवाया इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर, और वही वैल्यू आपने यहाँ पे पास आउट कर दी। जो काम आप लास्ट टाइम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे थे, अब यही काम आप इसमें कर रहे हो, एक फंक्शन बना के ये काम परफॉर्म कर रहे हो कि एक फंक्शन बनाया, वो एक वैल्यू को रिसीव कर रहा है और एक वैल्यू को सेट कर रहा है। अब आप इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करोगे, फंक्शन कॉल होगा बेसिकली फर्स्ट फ्रेम पे आके, यानी जहाँ पे आप बढ़ने क्लिक पे काम कर रहे हो, btn शो फ्रेम, ओके, फ्रेम एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे आके हमने कॉल किया एस डॉट सेट विजिबल, सॉरी एस डॉट शो वैल्यू इन लेबल, और यहाँ पे आपने नेम वेरिएबल को पास आउट कर दिया। तो जैसे ही आपके पास ये फ्रेम कॉल होगा, फ्रेम डिस्प्ले होगा, तो ये वाला फंक्शन भी जो है फ्रेम का कॉल हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे सेकंड फ्रेम के अंदर डिफाइन किया हुआ है, शो वैल्यू इन लेबल, ये फ़ौरन ही कॉल हो जाएगा। और इसमें क्या चीज़ सेट हो जाएगी, नेम वैल्यू, ये पास आउट हो जाएगी बेसिकली। नेम यहाँ से पास होगा, पास होने के बाद रिसीव कहाँ पे होगा, इस एन में आकर रिसीव होगा, और एन से आप इस वैल्यू को सेट अप कर दो, ओके। सो यहाँ पे आपने डिफाइन किया मैर सेकंड शो सेकंड फ्रेम, मेरी वैल्यू रन हो चुकी है, और आपने स्टार्ट फाइल को यहाँ पे ही रन किया। अब एक और तरीका क्या है कि आप इस फंक्शन को और किस तरह से रन कर सकते हो। इस फंक्शन को रन करने का ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि फ़ंक्शन को रन किस तरह से किया जाए। बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है फंक्शन को रन करने का, कि आप हमेशा फंक्शन को, अगर आपने फंक्शन बनाया हुआ भी है, तो इस फंक्शन को कॉल हमेशा यहाँ पे कर लो, ओके। फंक्शन को कॉल हमेशा आप यहाँ पे कर लो, और वैल्यू आप स्टैटिक इस्तेमाल कर लो, ओके। तो आप इस तरह से भी इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो कि आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया और स्टैटिक वेरिएबल को पास आउट कर लिया। एक तरीका ये भी आप यहाँ पर इस्तेमाल यूज़ कर सकते हो, अगर वेरिएबल आपने स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है, तो फंक्शन तक वैल्यू कैसे पहुँचेगी, फंक्शन तक वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू पहुँच जाएगी। तो आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। अदरवाइज़ ये 3 मेथड जो हमने डिस्कस किए हैं, ये 3 मेथड भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, ओके। ये 3 बेसिक मेथड्स हैं जिनसे आप वैल्यूज़ को जावा के अंदर स्पेशली, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन 3 बेसिक तरीके से आप मेथड्स और वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बट ये 3 मेथड्स जो हैं, ये 3 तरीके जो हैं वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करने के सबसे ईजीएस्ट तरीके हैं। तो आप अगर आप जावा में ये तीनों मेथड्स अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो आपको आगे जाके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप यही मेथड्स बार बार रिपीट करते रहो, तो वैल्यूज़ को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओके। अगर इस कोड से रिलेटेड भी आपको कोई भी इशू, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं मेल पे आप लोगों को आंसर कर दूंगा कि जो भी आप लोगों की क्यूरी होगी।